Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of February 2022. तो 14 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स। पहला देखो लिखा है करेंसी इन सर्कुलेशन, सेकंड लिखा है फॉरेक्स रिजर्व, तीसरा लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको बताना है इनमें से क्या क्वालिफाई करेगा एज द एसेट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एसेट क्या एक्ट करेगा आपको बताना है। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। ठीक है ना, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स इन अ सीवियर रिसेशन। इनमें से क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहेगा अगर रिसेशन आ जाता है, तो सीवियर रिसेशन आ जाता है तो पहला लिखा है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा लिखा है बाइंग द बॉन्ड्स, तीसरा लिखा है रेज टैक्सेस। आपको बताने में से क्या करना चाहिए अगर सीवियर रिसेशन आ जाए तो 1 and 2, 2 ओनली, 3 ओनली या 1, 2 and 3। ठीक है ना। तीसरा लिखा है विद रेफरेंस टू तीसरा लिखा है विद रेफरेंस टू फिनोमिनन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला लिखा है वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इनटू द सॉइल, दूसरा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्टोर्ड इन द प्रोड्यूसर, तीसरा लिखा है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन दिस। सो 1 and 3, 2 ओनली, 2 and 3, 1, 2 and 3। लेट मी टेल यू द आंसर्स वन बाय वन, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा क्वेश्चंस को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन इकोनॉमी के तो पर्सपेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ये आप अटेम्प्ट करिएगा, बताइए कितने आपने सही किए। पहला सवाल जो था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एसेट्स कौन कौन से रहेंगे। तो देखो करेंसी इन सर्कुलेशन इज नॉट एन एसेट रादर अ लाइबिलिटी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो दैट विल बी कैंसल्ड आउट। पहला तो हट गया, जैसे पहला हटा तो आंसर हो गया क्या 2 and 3। इसका मैंने लिखा भी है। सेंट्रल बैंक की अगर आप शीट देखेंगे तो एक साइड होता है एसेट और दूसरी साइड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, कमर्शियल बैंक रिजर्व, जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हैं वो भी, मतलब कि मनी दैट इज केप्ट बाय लेंडर्स with it, and गवर्नमेंट रिजर्व्स जो हैं, है ना, स्टेट बैलेंस जो रहता है इसके साथ, ये सारा इसकी लाइबिलिटी है। एसेट में इसका फॉरेक्स रिजर्व आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड गोल्ड, ये इसके एसेट्स में आते हैं। ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिस्पॉन्स क्या रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा सीवियर रिसेशन में। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर आपको देखना है कि इन्फ्लेशन के समय पैसा मार्केट से खींचना है और रिसेशन के समय पैसा मार्केट में डालना है। अब इस क्वेश्चन में देखो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 2 ओनली, यानी बाइंग बॉन्ड्स। ठीक है ना, बाइंग बॉन्ड खरीदेगा तो मार्केट में पैसा आएगा। टैक्स बढ़ाने से तो नहीं आएगा मार्केट में पैसा, मार्केट से पैसा जाएगा, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता। अब पहला आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पहले से भी तो पैसा मार्केट में आएगा, लेकिन एक बात बताओ कि क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स है? नहीं है ना, ये तो फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स है ना। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स जो होता है वो बैंक की तरफ से होता है, और जो आपका फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये जो इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, दैट इज अ फिस्कल रिस्पॉन्स, दैट नॉट अ मॉनेटरी रिस्पॉन्स, एंड दैट इज द रीजन वाई इसको हमने काउंट नहीं किया। तो आंसर विल बी 2 ओनली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और तीसरे सवाल का जो पहला स्टेटमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इनटू द सॉइल, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस में वाटर प्रोड्यूस नहीं होता है, वाटर का यूज होता है। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग हाउ वी डू इट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे में अभी पिछले 2 दिनों में जो बेस्ट आंसर लिखा है वो संकेत ने आंसर लिखा था, बहुत ही प्यारा आंसर लिखा था। आई थिंक दो दिन पहले मैंने उनका आंसर पढ़ा था। एंड इसके अलावा आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, एक बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, वो भी ग्रुप में लिखते हैं शायद वो, बट बहुत अच्छा आंसर है। मैं पढ़ता हूँ कई लोगों के आंसर्स, और सागर ने आंसर लिखा है, कई बार सागर ने आंसर लिखा है। तो आई वॉन्टेड टू give a shout out to these people because they are writing and they are doing the hard work. आज का जो क्वेश्चन है वो है why has been the semiconductor crunch in India? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्रंच क्यों देखने को मिल रहा है इंडिया में, एंड what should be done to make India self reliant in this field? क्या किया जाए कि इंडिया इस फील्ड में सेल्फ रिलायंट बन जाए? So this is the question. I hope you will try to answer this question, है ना, लिखने की कोशिश करना। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी।
जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फियर्स कंटेस्ट इन गोवा उत्तराखंड टुडे, तो गोवा का जैसे नाम लिखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता दूँ हिस्टोरिकल। जैसे इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो तो 1947 में मिल गया था, लेकिन गोवा हमारे हाथ में तब नहीं आया था, है ना। गोवा हमारे पास कब आया था? गोवा एक्चुअली में एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, याद रखिएगा, गोवा वॉज अ पोर्चुगीज़ कॉलोनी, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्शन को लेकर के। तो गोवा वॉज अ पोर्चुगीज़ कॉलोनी, और ये हमको 14 साल के बाद, यानी कि 1947 से 14 साल के बाद 1961 में 19 दिसंबर का दिन था, 19 दिसंबर 1961। ओके, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा फाइनली हमारे कंट्रोल में आया था, जब इंडियन आर्म्ड पर्सनल्स जो थे वो गए और फिर गोवा को वहाँ पर जो गोवा के ऊपर जो पोर्चुगीज़ रूल था, लगभग 450 ईयर्स का पोर्चुगीज़ रूल वहाँ पे एंड किया था, ठीक है ना। तो दैट इज़ हाउ इट वाज देयर। एंड इसके लिए जो बहुत फेमस एक मतलब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको बता दूं कि गोवा को कैप्चर करने के लिए हमने एक ऑपरेशन विजय किया था। ऑपरेशन विजय वाज देयर विच वाज डन इन ऑर्डर टू कैप्चर द गोवा बैक। एंड पोर्चुगीज़ जो थे गोवा में वो 1510 के आसपास आए थे, एंड दे केम टू गोवा इन 1510। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि इलेक्शन चल रहा है तो दे कैन आस्क अ हिस्टोरिकल क्वेश्चन। अच्छा, और आपको एक और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। आप लोगों को क्या गोवा ओपिनियन पोल के बारे में पता है? डू यू पीपल नो अबाउट द गोवा ओपिनियन पोल? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गोवा में एक ओपिनियन पोल हुआ था। एक्चुअली में नाम इसका ओपिनियन पोल था, लेकिन ये एक तरह से रेफरेंडम ही था। और गोवा ओपिनियन पोल जो था वो 16 जनवरी 1967, 16 जनवरी 1967 में हुआ था। याद रखिएगा, गोवा ओपिनियन पोल जो था वो 16 जनवरी 1967 में हुआ था, टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस गोवा। एंड यहाँ पे ये रेफरेंडम में इसके पास दो ऑप्शंस थे कि ये एक तो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है, या फिर ये मर्ज हो जाएगा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। एंड इट इज़ द ओनली रेफरेंडम टू हैव बीन हेल्ड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है ना। एंड इट वाज द ओनली रेफरेंडम दैट हैज़ बीन देयर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड द पीपल ऑफ गोवा वोटेड अगेंस्ट द मर्जर, फिर उन्होंने अगेंस्ट द मर्जर एक्ट किया। एंड फिर वैसे ये पहले यूटी के रूप में काम करता था। ये भी पता होना चाहिए आपको कि गोवा पहले एक यूटी था, है ना। गोवा पहले एक यूटी था, और फिर ये 1987 का टाइम है जब 1987 में गोवा एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग लिख लेना जो मैंने बताया आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई मैंने आपको। ऑपरेशन विजय के बारे में बताया, ओपिनियन पोल के बारे में बताया, ये यूटी की तरह काम किया है, फिर 1987 में फिर फाइनली ये फुल फ्लेजेड स्टेट बना है। ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपके लिए एक सवाल ये कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो पहले यूटी थे। ये क्वेश्चन बहुत यूपीएससी का प्यारा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश करिएगा। डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस। अगला सवाल देखो, अगला जो न्यूज़ है देखो, चंदर नागौर्स फ्रेंच हेरिटेज अवेट्स, है ना। चंदर नागौर की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पर देख लेते हैं। The registry building, which is a two-story structure at Chandar Nagore, built in 1875 and a symbol of French settlement of the colonial town, has been waiting restoration for a long time. तो चंदर नागौर बहुत फेमस जगह है, आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्रेंच की बहुत फेमस जगह है। डुप्लेक्स का नाम तो जब भी आता है तो चंदर नागौर का ही, मतलब चंदर नागौर और डुप्लेक्स ये सब जुड़े हुए हैं। और चंदर नागौर जो था वो पुडुचेरी के अंदर आता था, है ना। चंदर नागौर जो कंट्रोल था एक्चुअली, वो उसका हेडक्वार्टर पुडुचेरी था, है ना, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल एक फ्रेंच उसके अंदर का था, है ना। ये पूरा एकदम फ्रेंच कॉलोनी के अंदर था। चंदर नागौर की लोकेशन पुडुचेरी नहीं है, लेकिन चंदर नागौर जो सिटी है, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता इन द वेस्ट बंगाल में है ये। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था वो पुडुचेरी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी और फ्रेंच उसके अंदर का आता था ये। एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो था चंदर नागौर, ये माहे, पुडुचेरी, कराईकाल, यमन, ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी उस समय। 1947 में जब आज़ाद हुआ ना, तो इसका नाम चंदन नगर था एक्चुअली। चंदर नागौर या चंदन नगर बोलते थे। तो चंदन नगर, माहे, पुडुचेरी, कराईकाल, यमन, ये सारी फ्रेंच कॉलोनीज थी। और यहाँ पे एक बहुत फेमस बैटल भी हुआ है, अगर आप लोग को पता हो तो। बैटल ऑफ चंदन नगर हुआ था 1757 में, जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था चंदन नगर फ्रॉम फ्रेंच से कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर बाद में इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया 1763 में, रिटर्न बैक टू दैम, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को जान के ये सब फैक्ट्स, है ना। तो ऐसे ही आपको फैक्ट्स हम बताते रहेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे एक चीज और देखो लिखा है, चंदर नागौर और चंदन नगर वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ हुगली सेटअप बाय द फ्रेंच इन 1696। ये देख लो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको चंदन नगर बताया था, देखो लिखा भी हुआ गया कि चंदर नागौर या चंदन नगर जो था, इट वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ऑन ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली विच वॉज सेटअप बाय द फ्रेंच इन 1696। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन भी, आपको पता होना चाहिए सारे फैक्ट्स इनके बारे में, है ना। एंड यहाँ पे देखो लिखा है कि इनको हेरिटेज टैग तो मिला, ये इंडो फ्रेंच हेरिटेज हैव स्ट्रक्चर्स दैट बीन आइडेंटिफाइड टू बी रिस्टोर्ड। बहुत सारे ऐसे इंडो फ्रेंच स्ट्रक्चर्स हैं जिनको और रिस्टोर करने की जरूरत है, स्पेशली जो ये पुडुचेरी, माले यमन और ये माहे यमन और कराईकाल वाले जो रीजन है, यहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरत है। एडिटोरियल पार्ट में आते, पहला एडिटोरियल है डिपिंग ग्राफ इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पे जो बात की है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में आर्टिकल लिखा है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, मतलब आज के जो 2 आर्टिकल्स हैं वो तो ऐसे हैं जैसे आंसू आने वाले आर्टिकल नहीं बोलता हूं मैं, जिन आर्टिकल्स को पढ़ के आंसू आ जाता है, वैसा आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है ये भी। और यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने कहा कि अभी रिसेंटली क्रश्ड रिपोर्ट आई थी, देयर इज अ रिपोर्ट क्रश्ड 2021 जो कि निकालता है सेफ इन इंडिया नाम का इंस्टीट्यूट है, सेफ इन इंडिया, तो सेफ इन इंडिया इसको निकालता है। और इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो लेबर की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, दे आर अंडर थ्रेट, है ना। क्यों अंडर थ्रेट है? बिकॉज इनके ऊपर अटेंशन दिया नहीं जा रहा है, स्पेशली आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन और ये सब हमने किया ना, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है लेबर सेफ्टी, लेबर के उसके ऊपर, क्योंकि हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे इतना ज्यादा फोकस है हमारा, इतना ज्यादा इंपीटस है हमारा कि हम जो बाकी की जो सोशलिस्टिक और वेलफेयर वाली चीजें हैं वो उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जो कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो ये कि आप मॉनिटरिंग अच्छे से करो, इंस्पेक्शन अच्छे से करो, यानी कि ये लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर आर 2 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप द वर्क प्लेस सेफ। देयर आर 2 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज इंस्पेक्शंस एंड मॉनिटरिंग। यू शुड बी डूइंग प्रॉपर इंस्पेक्शंस, आपको प्रॉपर इंस्पेक्शंस करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ की है, ये सारी चीजें। दूसरा यहाँ पे है कि पॉलिसीज, देन यू शुड हैव प्रॉपर पॉलिसीज इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस थिंग। अब आपने इंस्पेक्शन कर लिया, आपको पता चल गई कोई चीज ये खराब है, तो आपको फिर उनको ठीक करने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनानी चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीजें जो है ऑथर ने यहाँ पे बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस। अब ऑथर ने कहा कि देखो बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है, देयर आर मेनी शॉर्ट कमिंग्स विच आर देयर। जैसे कि सबसे पहले डेटा जो हमारे यहाँ इकट्ठा होता है, कौन इकट्ठा करता है? लेबर ब्यूरो इकट्ठा करता है, ठीक है ना। डेटा हमारे यहाँ कौन इकट्ठा करता है? लेबर ब्यूरो इकट्ठा करता है। ये कंपाइल करता है, पब्लिश करता है डेटा को ऑन इंडस्ट्रियल इंजरीज रिलेटिंग टू फ्यू सेक्टर्स ओनली। तो सबसे पहली बात तो ये डेटा जो रिलीज होता है ये अभी केवल बहुत कम सेक्टर्स के लिए रिलीज हो रहा है, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, रेलवेज हो गए, डॉक स्पोर्ट्स हो गए, है ना। लेकिन ये इसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है, देयर आर मेनी शॉर्ट कमिंग्स इन दिस डेटा, है ना। सबसे पहली बात कि ये आपको बहुत कम इंडस्ट्रीज के लिए डेटा इकट्ठा हो रहा है। जब डेटा ही कम इंडस्ट्रीज के लिए इकट्ठा होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम का पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम है कहां पे? दूसरे सेक्टर में, जैसे कि प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन और जो सर्विस सेक्टर्स है वहां पे क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो पता ही नहीं चलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम। दूसरा जो है डेटा जो रिपोर्ट्स देते हैं, कई बार डेटा भी डिफॉल्ट, मतलब स्टेट्स जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड द डेटा, है ना। यहाँ पे दूसरी जो प्रॉब्लम है कि कई बार स्टेट्स जैसे डेटा दे रहे हैं, स्टेट्स विल नॉट प्रोवाइड द डेटा। तीसरी चीज, जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। कई स्टेट्स जो डेटा देंगे उसमें अंडर रिपोर्टिंग कर देंगे, मतलब जो इंसिडेंट्स हुए भी होंगे, मान लो सपोज करो नॉन फैटल कोई इंसिडेंट हुआ है। देखो फैटल इंसिडेंट्स तो आप छुपा नहीं सकते, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में, वो आप नहीं छुपा सकते। तो फैटल एक्सीडेंट्स दे डू नॉट हाइड दैट, बट नॉन फैटल एक्सीडेंट्स वो छुपा सकते हैं। तो नॉन फैटल एक्सीडेंट्स कई बार छुपाए जाते हैं, उनकी अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। और जो इंस्पेक्शंस हैं, जो प्रॉपर चलते हैं, इंस्पेक्शंस का रेट जो है वो कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टेट्स में बहुत पुअर इंस्पेक्शन रेट है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऑथर ने वही चीज बोली कि देखो क्या हुआ 1991 के बाद हमने जब जैसे इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए हमने 1991 में अगर आप देखो तो हमने बोला इंस्पेक्टर राज चल रहा है। अबे
ऐसा नहीं, देखो इंस्पेक्टर राज हम उसको बोल करके इट्स अ कल्टिवेटेड मिथ, ऑथर का ये कहना है कि इंस्पेक्टर राज इज अ कल्टिवेटेड मिथ। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स थी लेकिन उनको हम दूसरे तरीके से ठीक कर सकते थे, इस तरीके से उनके ऊपर प्रेशराइज करके कि उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया, ये भी गलत है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे ये कहा कि जैसे इंस्पेक्शंस तो हो भी जाए, मान लो इंस्पेक्शंस हो जाए, तो इंस्पेक्शंस के बाद कन्विक्शंस कितने हो रहे हैं, मतलब मान लो सपोज किसी इंडस्ट्री के अगेंस्ट हमको कुछ पता चलता है, हमने उसकी कंप्लेंट की लेकिन वो कन्विक्शन रेट प्रॉपर नहीं है, अगर कन्विक्शन है भी तो जो पनिशमेंट है वो केवल लगभग 12,231 रुपए एवरेज आ रहा है, एवरेज कन्विक्शन रुपीज कितना आ रहा है 12,000 रुपए, तो ये डिटरेंट की तरह काम ही नहीं करता, लोगों को डर ही निकलता, लोग ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं 12,000 हम जमा कर देंगे बाद में, है ना। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। तो ऑथर ने वही कहा है कि भाई लिबरलाइजेशन और ये सब चीजें अपनी तरफ, लेकिन वहीं पे हमको कहीं ना कहीं लेबर मार्केट का भी ध्यान देना है, हमको उनका भी वेलफेयर प्रमोट करना है और हमको उनको भी सर्टिफिकेट देना चाहिए ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स की, लेबर का क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। लेबर ब्यूरो को ये मेक श्योर करना चाहिए कि सारी इंडस्ट्रीज कवर्ड हों और प्रॉपर इंस्पेक्शंस हो, और कोर्ट्स को और जो दूसरे इस तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल्स हैं इनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि कन्विक्शन प्रॉपर हो, है ना, ताकि एक डिटरेंस बने और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाएं कंपनीज द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा, फैक्ट्रीज द्वारा। दैट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि चूंकि हम आईएलओ के सारे कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, 1947 C081 कन्वेंशन जो कि लेबर स्टैटिस्टिक्स कन्वेंशन है, 1985 का हम एक तो लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन जो कि 1947 का है C081 लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन, और दूसरा लेबर स्टैटिस्टिक्स कन्वेंशन जो कि 1985 का है C160, है ना, ये दोनों हम फॉलो करते हैं। और अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं मेक श्योर करते हैं तो एक तरह से हम इसको डिफेक्ट कर रहे होंगे। तो दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा आर्टिकल है द एरा ऑफ कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पे एक नया टर्म आप लिख सकते हैं, जैसे अभी तक हम बात करते थे, मैं आपको टर्म्स बता दूँ। एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब कि आप और दूसरे स्टेट जो हैं, सेंटर और जो स्टेट्स हैं, ये सब एक कोऑपरेशन में आगे बढ़ते हैं, इसी को हम कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बताया था। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपीट कर रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपीट कर रहा है। जैसे मान लो हमने बोला कि हम उस स्टेट को ज्यादा सब्सिडी देंगे जो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे स्टेट्स दूसरे स्टेट के साथ कंपीट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कई स्टेट्स दूसरे स्टेट के साथ कंपीट करते हैं कि उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ मिले, ये सब चीजें, है ना। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और अब तीसरा जो टर्म वहां पे ऑथर ने बोला है वो है कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म मतलब कॉम्बैट मोड में आ गया है, सेंटर वर्सेस स्टेट। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे जो अभी रिसेंटली आईएएस रूल्स में चेंज करने की बात की है ना, आईएएस कैडर रूल्स 1954 में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट के आईएएस ऑफिसर या ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स रहेंगे उनको डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट गवर्नमेंट से, बिना ऑफिसर से पूछे हुए उसको बुला सकती है। तो ये बेसिकली जो रूल 6 है आईएएस कैडर रूल्स 1954, उसको जो चेंज करने की बात की जा रही है, ये एक कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का ही एग्जाम्पल है, ऐसा ऑथर ने कहा है, ठीक है ना। ये सारे जो चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं, दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग द स्टेट्स एट लॉगर हेड्स विद द सेंटर, है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि ये जो प्रेजेंट रिजीम है, जो गवर्नमेंट है, उस रिजीम में ये कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिला। जैसे कई स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो इशू था, कई बार स्टेट्स के साथ ऐसा देखने को मिला है ना। मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नर, कई बार गवर्नर की जो पावर्स है उनको भी मिसयूज किया गया है ना, गवर्नर ने कई बार इस तरीके से चीजों को अटकाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने बोला कि दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। आर्टिकल 174 का जिक्र था, तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 174 इज रिलेटेड टू द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट, but 6 months shall not intervene between the last sitting in one session and the date appointed for the first sitting of the next session, ठीक है ना। तो 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने ज्यादा टाइम नहीं बीतना चाहिए, है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें। फिर इसके अलावा ऑथर ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केस ऐसे थे, जैसे अजीत मोहन वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स के केस में 2020 ने बोला था, टू वर्क वेल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू वॉक हैंड इन हैंड और एटलीस्ट वॉक साइड बाय साइड फॉर बेटर गवर्नेंस। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस है कि भैया इस तरीके से कॉम्बैटिव मोड में तो आप नहीं चल पाओगे, अगर आपको अच्छे से काम करना है तो आपको कोऑपरेटिव, यू हैव टू वॉक हैंड इन हैंड। अगर हैंड इन हैंड ना चल पाओ तो कम से कम साइड बाय साइड तो चलना ही पड़ेगा, है ना। यू शुड आइदर वॉक हैंड इन हैंड और साइड बाय साइड, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। तो आपको ओवर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करना चाहिए, है ना।
दैट इज़ वॉट दी सुप्रीम कोर्ट सेज। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि कई बार सेंट्रल क्या करता है कि अपनी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनका भी मिसयूज़ करता है। जैसे कई स्टेट्स को ईडी के नाम पे डराया जाता है, कई स्टेट्स को बोला जाता है भैया सीबीआई आपके यहाँ आएगी, जांच करेगी, ये करेगी। तो कई बार सेंटर जो है अपनी इस तरह की एजेंसीज का भी मिसयूज़ करती है और वो होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बोला, एंड यही ऑथर ने सजेशन दिया है कि भैया कॉम्बैटिव फेडरलिज्म को हमको कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी इंडिया एज अ नेशन जो है वो ग्रो कर पाएगा, वो डेवलप कर पाएगा। ठीक है ना। अगला जो आर्टिकल है वो सेमीकंडक्टर ड्रीम के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे इंडिया जो है अपना सेमीकंडक्टर ड्रीम, सेमीकंडक्टर की फील्ड में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। तो यहाँ पे ऑथर ने जो बेसिकली बात की है वो ये कहा है कि सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि अभी तो इंडिया ने जैसे पैकेज दिया है, तो पैकेज तो बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम लिखेंगे मॉनेटरी सपोर्ट में। तो एक तो इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको मॉनेटरी सपोर्ट देना पड़ेगा, तो वो इंडिया ने सोचा है। ठीक है ना। एंड इंडिया इज गेटिंग द मैन्युफैक्चरर्स टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया आइदर बाय देमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टनर। तो ये दूसरा है कि फैब मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी कि जो फैब्रिकेशन की मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी जो यूनिट्स हैं वो सेटअप करने की इंडिया को जरूरत है। आइदर वो इंडिपेंडेंटली सेटअप करें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या फिर किसी लोकल पार्टनर की मदद से करें। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप हैव टू बी सेटअप। ठीक है ना। दैट इज द थिंग। फिर इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो हमको सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा डिमांड कितनी की, और डिमांड से ज़्यादा फिर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। डिमांड पहले पता करो कि कितना है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, और डिमांड तो बढ़ती जाएगी, लगभग फ्यूचर में ये 80-90 बिलियन डॉलर तक होने वाली 2030 तक। तो उस डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जरूरत है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि भैया इसी तरीके का काम आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई को मेक श्योर कर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये इंडस्ट्री को डेवलपमेंट है वो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के बाद ही हो सकता है। आपको रॉ मटेरियल्स प्रॉपर होने चाहिए। जैसे ताइवान एक कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स ये सब होते हैं, तो आपको पहले रॉ मटेरियल्स की सप्लाई को मेक श्योर करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल्स आपके पास प्रॉपर हो, आपके पास इनपुट प्रॉपर हो, तभी जाके तो आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि आपको असेंबली लाइन के लिए, टेस्टिंग के लिए, मार्किंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए आपको रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, प्लस प्रॉपर आपको इन सब के लिए प्लेसेस भी चाहिए, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की भी जरूरत है, इस फील्ड में स्पेशली R&D की जरूरत है, तो आपको इन्वेस्टमेंट इन R&D भी करना चाहिए। इनफैक्ट जो इंडिया के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IISc, CIS, इस तरह के IITs जो हैं उनको आपको इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए और R&D के लिए इनको मोटिवेट करना चाहिए। देन इसके अलावा आपको FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी सहारा लेना पड़ सकता है, तो यू शुड ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द FDI इन द इंडस्ट्री, यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपको FDI और ये सारी चीजें और प्रीमियम रिसर्च की जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी से लिडार टेक्नोलॉजी है ना, फेज्ड एरे है, इन सब टेक्नोलॉजीज के अलावा आपको और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज की तरफ ध्यान देना चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और आपको ढूंढनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सेंटर रेडीज फॉर LIC लिस्टिंग टू ऑफलोड 5% स्टेक इन द इंश्योरर। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है विद द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर फॉर सेलिंग 5% ऑफ द शेयर्स। अब अपने 5% शेयर्स जो है वो ऑफलोड कर देगा सेंटर, ठीक है ना। तो सेंटर जो है क्या करेगा, 5% जो अपने शेयर्स हैं वो LIC में से वो ऑफलोड करने वाला है। तो इसका मतलब है कि आपको LIC का जो IPO है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है बहुत जल्दी वो देखने को मिलेगा। यू विल हियर अबाउट दिस IPO ऑफ LIC वेरी सून। तो स्टॉक मार्केट में IPO तो आपको पता है ना कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है, मतलब कि जब पहली बार इसको लिस्ट किया जाता है ट्रेड मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो उसके बेसिकली आपका जो इसको पहला ऑफर प्राइस रहता है, मतलब एक शेयर की प्राइस कितनी रहेगी, तो वो बेसिकली कहलाती है आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। दैट इज नोन एज द IPO। तो इसको याद रखना। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है इसके बारे में देख लेते हैं। यू कैन मूव हेड विद मी। LIC का फॉर्मेशन कब हुआ था, कोई बता सकता है क्या? आप में से कोई अगर बता दे मुझे तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। बर्ड मॉनिटरिंग टीम रिकॉर्ड्स 203 स्पीशीज। तो बर्ड मॉनिटरिंग जो टीम है उसने 203 स्पीशीज रिकॉर्ड की। इसमें एक्चुअली मैं इसमें यहाँ पे न्यूज़ आपको बताना चाहता था 2-3 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक हदीनारू लेक है, हदीनारू लेक, ये कहाँ पर है? हदीनारू लेक आपकी मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। देख तो इसकी लोकेशन याद रखना, हदीनारू लेक इज इन मैसूर, वहाँ पर। दूसरा यहाँ पे एक लोकेशन है रंगनाथिट्टू। रंगनाथिट्टू आपका कर्नाटका में है, तो इसकी लोकेशन याद रखना, ये भी कर्नाटका में है।
और वो आपका मैसूर में कौन सा मैंने आपको बताया, मैसूर में बताया आपका, वो भी कर्नाटक ही है मैसूर एक्चुअली, लेकिन उसको याद रखना कि हदिनारू। इसके अलावा एक नाम था यहाँ पे एक स्पीशीज का जिसका नाम है कैटल एग्रेट, तो ये लिखा हो ना कैटल एग्रेट, तो याद रखिएगा कैटल एग्रेट से मैं आपको बता दूं कि इट्स एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, इट्स अ वेरी प्रीमियर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। एक्चुअली कैटल के साथ ये रहता है कैटल एग्रेट, एक कैटल रहता है, कैटल जाता है जमीन में ऐसे चलता रहता है और उसके बाद मिट्टी निकलती रहती है और जो घास वो ये सब खाते रहते हैं ना, उससे कैटल एग्रेट को बहुत बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे स्पीशीज को प्रॉफिट हो रहा है, ये कमेंसलिज्म होता है ना। तो ये एक्चुअली एडेप्टेशन में जब आप पढ़ेंगे अलग अलग इंटरेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे अमेंसलिज्म, एक होगा कमेंसलिज्म, एक होगा म्यूचुअलिज्म, एक होगा पैरासिटिज्म, है ना, पैरासिटिज्म होगा, है ना। तो अमेंसलिज्म में एक निगेटिव होता है, एक के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, एक जीरो रहता है, एक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव रहता है, एक के ऊपर जीरो रहता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों को प्रॉफिट होता है। पैरासिटिज्म में एक को निगेटिव होता है, दूसरे को जीरो होता है ना, एक को निगेटिव होता है, दूसरे को पॉजिटिव होता है, क्योंकि पैरासाइट को पॉजिटिव हो रहा है और इंसान जिसके ऊपर वो है उसको निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक प्रेडेटर प्रे भी है तो उसमें भी प्लस माइनस ही है, प्रेडेटर प्रे भी, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, कंपटीशन माइनस माइनस होता है, कंपटीशन भी होता है वो माइनस माइनस होता है, तो ये याद रखें कंपटीशन इज माइनस माइनस, दोनों को नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे मूव कर सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। द इंपोर्ट बैन ऑन ड्रोन्स, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि भैया ड्रोन्स का जो इंपोर्ट है उसको बंद करना है और ड्रोन्स के फील्ड में जो R&D है उसको बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ने कुल मिलाकर के अभी कह दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इशू किया था ऑर्डर। कौन ऑर्डर इशू करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसने इशू किया with immediate effect the import of drones in completely built up, semi knocked down और completely knocked down forms। तो तीन फॉर्म्स में, चाहे कंप्लीटली बिल्टअप फॉर्म हो, चाहे सेमी नॉक डाउन फॉर्म हो, चाहे कंप्लीटली नॉक डाउन फॉर्म हो, तीन में इसमें कर दिया है। हाउएवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रोन कंपोनेंट्स इज फ्री, इंप्लाइंग दैट नो परमिशन इज नीडेड टू इंपोर्ट ड्रोन पार्ट्स। अगर आपको ड्रोन पार्ट्स खरीदने हैं, लेकिन जैसे कि डायोड्स, चिप्स, मोटर्स, लिथियम आयन बैटरीज एक्सेट्रा, देन देयर इज नो कंडीशन, देन देयर इज नो मतलब आपको परमिशन इज नीडेड, यू कैन फ्रीली इंपोर्ट द कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन बट यू कैन नॉट इंपोर्ट द ड्रोन्स। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत बड़ा एक स्टेप है जो कि इंडिया गवर्नमेंट उठा रही है टू बूस्ट द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स। इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स को प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट ने एक अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी अनाउंस की थी फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स, एंड इंडिया का जो गोल है दैट इज टू बिकम अ ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030। इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल ड्रोन हब बाय 2030 एंड फॉर इट्स डिफेंस नीड्स इंडिया इंपोर्ट्स ड्रोन फ्रॉम इजराइल एंड यूएस। अपने डिफेंस नीड्स के लिए जो हमको ड्रोन चाहिए वो हम इजराइल यूएस से ले रहे हैं। कंज्यूमर ड्रोन सच एज दोज यूज्ड इन वेडिंग फोटोग्राफी कम फ्रॉम चाइना, व्हाइल ड्रोन्स फॉर लाइट शोज कम फ्रॉम चाइना एज वेल एज रशिया। तो इस तरीके से हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं, लेकिन अब हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो ये आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। स्ट्रिक्ट एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज ऑन मेटा, तो एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज, मेटा जो अभी नया यूनिवर्स, मेटा यूनिवर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों का यूज करके बनाया जा रहा है, उसके अभी रिसेंटली एंटी डॉक्सिंग की बात चल रही है। तो डॉक्सिंग क्या होता है ये आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट इवेंट न्यूज है इस आर्टिकल में, ये डॉक्सिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्सिंग क्या होता है, ये एंटी डॉक्सिंग क्या होता है। तो डॉक्सिंग का मतलब होता है पब्लिशिंग एंड एनालाइजिंग अदर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट विद अ मैलिशियस इंटेंट। मतलब जब हम दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैलिशियस इंटेंट के साथ पब्लिश कर देते हैं या एनालाइज करते हैं ताकि उस पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाए और उसका हैरासमेंट हो और साइबर अटैक हो उसके ऊपर, तो ये बेसिकली कहलाता है आपका डॉक्सिंग। डॉक्सिंग मतलब कि हम जब दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, व्हेन वी पब्लिश द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ सम अदर पर्सन विद मैलिशियस इंटेंट इन ऑर्डर टू रिवील द रियल आइडेंटिटी ऑफ दैट person so that he or she can become the victim of harassment and cyber attacks, then that is known as doxing. तो I hope you got clarity regarding this। और मेटा यूनिवर्स में काफी ये नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज द रीजन वाई जो फेसबुक है उसने इंस्टाग्राम और इन सब में सजेस्ट किया है कि भैया आपको बहुत, मेटा ने सजेस्ट किया है कि इनमें बहुत ज्यादा एंटी डॉक्सिंग उसकी जरूरत है, तुरंत अकाउंट सस्पेंशन होना चाहिए, तुरंत ये सारी चीजें करने की जरूरत है ताकि लोगों को विक्टिम ऑफ साइबर अटैक्स बनने से रोका जा सके। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.